हेमलता जी भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से निधि ने उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि सुबह नाश्ते में निधि ने आलू के पराठे बनाए थे और अब वह भी खत्म हो गए थे। इसलिए हेमलता जी दोपहर के खाने की राह देख रही थी। पर निधि ने सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, इसलिए वो दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही हेमलता निधि के पास गई और बोली, बहू, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दे। हेमलता जी का कहना सुनकर निधि मुंह टेढ़ा करके बोली, दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगती है, दूसरा तो कुछ भी काम नहीं रहता आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पी के सो जाओ। आज दोपहर को मैं मेरी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुन के हेमलता जी का मन उदास हो गया। फिर वो धीरे से बोली, तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूं? निधि गुस्से से बोली, एक व्यक्ति के लिए खाना बनाओगी क्या आप? सोचकर निधि किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले और अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोसकर अपनी सास के आगे रखकर बोली कि खा लो। ऐसा कहकर पर्स लेकर निधि घर के बाहर चली गई। चावल फ्रिज में रखे थे, तभी भी वह खराब हो गए थे। उनसे गंदी बदबू आ रही थी। हेमलता जी ने गुस्से से वह चावल कूड़ेदान में डाल दिए। इसके बाद उसने दाल चावल निकाल कर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई और सब बर्तन घिसकर किचन साफ किया और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। निधि ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर हेमलता जी का भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती हैं। दूसरे दिन सुबह हेमलता अपने रूम में बैठी थी। उतने में उसका बेटा रमेश उधर आया और बोला, माँ, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर खर्च चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है। ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्च हुआ। माँ, मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दिया जाए। घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। हेमलता जी बोली, बेटा, तुझे जो ठीक लगेगा तू वही कर। उसके बाद रमेश गला साफ करते हुए बोला, माँ, तेरा रूम खाली कर दे और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे रूम में टॉयलेट बाथरूम नहीं है तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। हेमलता चौंक गई और बोली, पर वह रूम छोटा है और वो तो स्टोर रूम है। मैं उधर रहूंगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊंगी? रमेश बोला, माँ, तू आंगन के टॉयलेट में चले जाया कर। तू तो घर ही पर रहती है ना। जिसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं, उसको तो सारी सुख सुविधा चाहिए। वैसे भी यह रूम भी बहुत बड़ा है। पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या ज़रूरत है? हेमलता कुछ क्षण शांत रही और सोचने के बाद बोली, टेरेस पर जो रूम है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं। उस रूम में तो सब सुख सुविधा है। उस पर रमेश बोला, नहीं माँ, वह रूम हम किराए पर नहीं दे सकते। वह अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है कि निधि के मायके वालों का आना जाना चालू रहता है, इसलिए एक एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना ही पड़ेगा। हेमलता सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने का निर्णय लिया है,
क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसलिए रमेश ने जो कहा उस पर हेमलता ने ज़्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उसका जी घुट रहा था। तब भी वह वहाँ उस रूम में दिन काट रही थी। नया किराएदार आया था। सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम विकास था। एक एनजीओ में काम करता था वो। हर रोज निधि और रमेश हेमलता जी के साथ कैसा सलूक करते थे वह देखता था। वह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे हेमलता जी विकास को अपने बेटे जैसा मानने लगी। विकास भी आते जाते उनका हाल चाल पूछा करता था और उनका ख्याल भी रखता था। रमेश और निधि को हेमलता से कुछ लेना देना नहीं था। निधि बचा हुआ खाना उनके थाली में रखकर चली जाती और बेटा तो उनके तरफ देखता भी नहीं था। हेमलता जी तो पहले ही समझ चुकी थी कि उनका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसी उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उनको दूसरा किसी का सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उनको बेटे बहू के सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी हेमलता जी को बहुत रोना आता था। वो विकास को अपने मन की बातें बताने लगी। उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी, पर वो ज़्यादा नहीं बोल पा रही थी। जब पति काम पर जाते थे तब घर में हम दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था, पर जब वह काम करने में असमर्थ हो गए तब रमेश को उन्होंने घर खर्च में मदद किया कर ऐसा कहा। यह बातें रमेश के मन को बहुत बुरी लगी। जब तक पति घर चला रहे थे रमेश अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म से और मजबूरी में उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लगने लगा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता था। इसी बीच पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और वह चल बसे। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिखकर देते थे, तो रमेश पैसे बचाने के लिए आधी दवाई लेकर आता था। शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था, तब रमेश ने उनकी गोलियां औषधि बंद कर दी थी। पति भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात में उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। हेमलता जी बहुत घबरा गई और वह भाग भाग के गई और रमेश के कमरे का दरवाज़ा ठोकने लगी और कहने लगी कि पापा का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उस पर रमेश बोला, माँ मुझे अब सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। हेमलता जी रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रहीं। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी तो कभी बाफ दे रही थी, पर भगवान को कुछ अलग ही स्वीकार था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई थी। घर में कब्रिस्तान जैसी शांति थी। रमेश रोने का नाटक करने लगा। निधि तो ऐसे रो रही थी कि जैसे उसको वास्तव में ससुर चले गए इस बात पर बहुत दुख हो रहा हो। सबसे ज़्यादा धक्का लगा सिर्फ हेमलता को, पर वह कुछ नहीं बोल पा रही थी।
हेमलता के आंखों से अश्रु आ रहे थे और उसके होठ थर थर कांप रहे थे, जैसे कि वो कहना चाहती हो कि अब ये रोने का नाटक क्यों कर रहे हो। मेरे पति की मौत के आप दोनों जिम्मेदार हो। पर वह कुछ बोल नहीं पाई, क्रियाकर्म कर दिया। हेमलता जी के दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी कि रमेश ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद निधि और रमेश का व्यवहार बहुत बदल गया था। हेमलता जी को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी। पर उनका मन अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रहा था। ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती। एक दिन उनका किराएदार विकास उनके पास आया और हेमलता जी को कुछ बातें उसने समझाई। वह बातें सुनकर हेमलता जी के आंखों में एक नई उम्मीद जगी। दूसरे दिन सुबह वो निधि और रमेश के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में परेशानी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वृद्धाश्रम में रहूंगी। हेमलता जी का कहना सुनकर निधि बहुत खुश हो गई। रमेश ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर में हेमलता जी ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, रमेश, तुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है और निधि, तुझे इतना खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले मेरी पूरी बातें सुन लो। और हेमलता जी हंसकर बोली, यह बातें सच्ची है कि वृद्धाश्रम में मैं रहूंगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू यहाँ नहीं रहेंगे। मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। ये मेरा आखिरी निर्णय है। यह सुनकर रमेश और निधि दोनों ही चौंक गए। रमेश और निधि एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि हेमलता घर छोड़कर चली जाएगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको हेमलता जी की जवाबदारी नहीं लेनी पड़ेगी, उनका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। हेमलता जी का कहना सुनकर रमेश गुस्से से बोला, माँ, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तू इस घर को कैसे वृद्धाश्रम बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। हेमलता जी गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है। छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है। बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा है मैं अपने बारे में सोचूं। रमेश घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ, मुझे माफ़ कर दे। हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्धाश्रम मत बना। माँ, थोड़ा सोच कर तो देख, हमारा क्या होगा? हेमलता ऊंची आवाज में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर
हेमलता जी अपने रूम में चली गई। रमेश और निधि उनको जाते हुए देखते ही रह गए। हेमलता जी ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उसके घर में आश्रय दिया। विकास की मदद से वृद्धाश्रम अच्छे से चलने लगा। दोस्तों, आजकल के बच्चों ने यदि बूढ़े लोगों के साथ गैर व्यवहार किया तो बूढ़े लोग भी कठोर निर्णय ले सकते हैं। ये उनका हक है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं ऐसी ही कहानियाँ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। धन्यवाद।